नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा आप सभी का टेस्ट लर्नर्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है, जो कि सीटेट एग्जाम के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। यहाँ पे दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न आ चुका है। देखिए क्या पूछ रहा है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन व कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता, उन्हें क्या कहा जाता है। पद, विकारी शब्द, अविकारी शब्द या पदबंध। तो ऐसे शब्दों को दोस्तों क्या कहते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है। और ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और पद क्या होते हैं? ऐसे पद जो स्वतंत्र नहीं होते हैं और जिस पे व्याकरण का दोस्तों प्रभाव पड़ता है, वो पद कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव बताइए। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि रसों की संख्या कितनी होती है? 9 रस होते हैं। और भरत मुनि ने सिर्फ 8 रसों के बारे में बताया है, उन्होंने 9वें रस के बारे में नहीं बताया। ठीक है, शांत रस की तुलना, शांत रस को उसमें रस में नहीं काउंट किया है। श्रृंगार रस के अस्थाई भाव बताइए। हास है, भय है, रति है या उत्साह है। तो श्रृंगार रस का जो अस्थाई भाव होता है वो क्या होता है? रति या प्रेम जो होता है वो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है। उत्साह किसका अस्थाई भाव? उत्साह जो है वीर रस का अस्थाई भाव होता है। देखिए अस्थाई भाव क्या होता है दोस्तों? प्रत्येक मनुष्य के हृदय में कुछ अस्थाई भाव होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा होगा? जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता है, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अस्थिर होगा, अडिग होगा, यायावर होगा या गतिशील होगा। तो जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता दोस्तों, उसके लिए क्या होता है? अयावर होता है। ठीक है, जो अपनी बातों पे टिका रहे या अपनी बातों पे अडिग रहे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? अडिग रहना। ठीक है, गतिशील जो हमेशा चलायमान रहे उसे क्या कहते हैं? गतिशील कहा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। सुरभि किसी भी ऐसे शब्द विशेष को बोलने में कठिनाई अनुभव करती है जिनमें 2 से अधिक बार त की आवृत्ति हो, आप उससे क्या कहेंगे? बोलते समय इस ओर ध्यान न देने के लिए कहेंगे दोस्तों, आप उसे कह देंगे कि जो त वाले वर्ड हैं उनकी आवृत्ति न करें। बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कहेंगे। ठीक है, त वाले शब्दों को बार बार उच्चारण करवाएंगे, ऐसे शब्दों का विकल्प ढूंढ कर देंगे, ऐसे शब्दों को बार बार सुनने के लिए कहेंगे। तो सबसे बड़ा जो तरीका है, सबसे अच्छा तरीका, आप उससे क्या कहेंगे कि त वर्ण वाले शब्दों का बार बार उच्चारण कराएंगे और अपने आप से खुद से उसको, उस उच्चारण को शुद्ध तरीके से पढ़ के खुद बताएंगे और उससे उच्चारण करवाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ण शब्द से संबंधित नहीं है? रंग, आकाश, जात या अक्षर। तो इसमें से वर्ण शब्द के से संबंधित नहीं है। आकाश जो है ये वर्ण शब्द से संबंधित नहीं, जबकि आपका रंग, जाति, अक्षर सभी क्या हैं? वर्ण से संबंधित हैं। आकाश दोस्तों अलग है इसमें। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? समास दोस्तों, समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप होता है। और इसमें पूछ रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास है? परम है जो ईश्वर। यहाँ पे अगर हम इसका विच्छेद करते हैं दोस्तों, परम है जो ईश्वर कहने का मतलब है दोस्तों, जिस समास में है जो या के समान शब्द दिखाई दे, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। और ऐसा समास जिसमें दोनों पदों की प्रधानता हो और बीच में योजक चिन्ह लगा हो या और शब्द आए, वहाँ पे क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। और अव्ययी समास ऐसा समास जिसमें प्रथम पद कोई भी उपसर्ग हो, जैसे प्रतिभर या कोई भी उपसर्ग आ जाए, तो उपसर्गों की संख्या 22 होती है, उसमें से कोई भी उपसर्ग आए तो वहाँ पे क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है। तत्पुरुष समास ऐसा समास जिसका उत्तर पद प्रधान हो और विग्रह करने पर बीच में
कोई भी कारक चिन्ह आ जाए तो वहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कहानी को अपनी भाषा में कहलवाना, कहानी पर आधारित प्रश्न बनवाना, कहानी का अंत बदलना, या कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। तो पढ़कर समझना कुशलता का विकास करने में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वो ये है कहानी पर आधारित व्याकरण समझना। जब तक बच्चा कहानी को पूरे तरीके से नहीं समझ लेगा तब तक न तो उसको अपनी भाषा में कह पाएगा, न तो उस कहानी पर आधारित प्रश्न का उत्तर ही दे पाएगा, और न ही कहानी का वो अंत ही बदल पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है कि विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि क्या होती है? ऐसी संधि दोस्तों जिसमें विसर्ग के बाद कोई भी स्वर या व्यंजन आए तो उसके मेल से जो विकार होता है वो क्या होता है? वो होता है विसर्ग संधि होती है। संधि मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। जब स्वर के बाद स्वर का मेल हो तो वहाँ पे एक नए शब्द का विकार होता है तो वहाँ पे स्वर संधि होती है। जब व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आए तो वहाँ पे व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पे दोस्तों विसर्ग संधि का उदाहरण पूछ रहा है, तो हम जो पहला शब्द यहाँ पे अतएव लिखा गया, अगर इसका हम विखंडन करते हैं तो यहाँ दोस्तों हम पाते हैं अतः प्लस एव, ठीक है। तो यहाँ पे आपको विसर्ग का चिन्ह दिख गया दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। भाषा शून्य में विकसित नहीं होती है, इसके लिए शैक्षिक निहितार्थ को पाने के लिए अनिवार्य है विद्यालयी पढ़ाई लिखाई, भाषा प्रयोगशाला, पारिवारिक संवाद या सामाजिक अंतःक्रिया। तो भाषा शून्य में विकसित नहीं होती दोस्तों, इसके लिए भाषा अकेले रहने से विकसित नहीं होती। कहने का मतलब है जब तक सामाजिक अंतःक्रिया नहीं होती है तब तक भाषा का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता। सामाजिक कहने का मतलब है जब आप समाज में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको विभिन्न तरीके के लोग मिलेंगे और सब अपने अपने दोस्तों अलग अलग विचार रखेंगे दोस्तों, तो आपका उससे विचारों का आदान प्रदान भी होगा। इस तरीके से सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा भाषा का विकास संपूर्ण तरीके से हो पाता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। यहाँ पे अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। उपसर्ग जो भी ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के आदि या शुरू में जुड़ के उसका अर्थ परिवर्तित कर दे वो क्या कहलाते हैं? वो आपके उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों अत्याचार में कौन सा उपसर्ग है? यहाँ पे अति प्लस 4, ठीक है, प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या आएगा? अत्याचार। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे। निम्नलिखित विकल्पों में से किस में अपादान कारक है? तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अपादान कारक होता क्या है। जहाँ पे दोस्तों अलगाव का बोध हो या वाक्य में आपको से, ठीक है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, छत से लड़का गिरता है, ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे अलगाव की बात हो जाए वहाँ पे क्या होता है? अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन देख लीजिए कि मोहन ने पत्र लिखा, हम आँखों से देखते हैं। यहाँ पे अलगाव का बोध नहीं हो रहा है, हम आँखों के द्वारा देखते हैं, आँखों से देखते हैं। बिल्ली छत से कूदी, यहाँ पे दोस्तों अलगाव हो रहा है, बिल्ली और छत का अलगाव हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपादान कारक होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता वाक्य का वाच्य। वाच्य जो होता है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो जहाँ पे भाव की प्रधानता हो उसमें न तो कर्ता की प्रधानता हो न तो कर्म की, वहाँ सिर्फ भाव की प्रधानता होती है, तो वहाँ पे क्या होता है? भाववाच्य होता है। तो दोस्तों यहाँ पे मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, इसमें क्या है? भाव की प्रधानता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? भाववाच्य होगा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट पे कि रोपण का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? रोपणा, दोषारोपण, उन्मूलन या मूलन। तो रोपण का विलोम कहने का मतलब है कि उल्टा क्या होगा? जैसे रात का दिन होता है, राजा का रंक होता है, ठीक है, तो इस तरीके से रोपण का विलोम शब्द क्या होगा? तो रोपण का विलोम क्या होता है? उन्मूलन होता है। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं। संकर शब्द का क्या अर्थ है? तत्सम शब्द, तद्भव, विदेशी या दो भाषाओं के शब्दों से मिलके बना शब्द क्या कहलाता है? संकर शब्द। ऐसे शब्द जो 2 भाषाओं से मिलके बने हों वो क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम लिख दें रेलगाड़ी,
रेलगाड़ी लिख दिया गया। यहाँ पे जो रेलगाड़ी है दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। रेल क्या है, अंग्रेजी शब्द है, और गाड़ी क्या है, हिंदी शब्द है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक संकर शब्द है रेलगाड़ी। तो दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द को ही क्या कहते हैं, संकर शब्द कहा जाता है। तत्सम शब्द ऐसे शब्द जो संस्कृत से आए और ज्यों का त्यों ही उपयोग होने लगे वो क्या कहलाते हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। और तद्भव ऐसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए हैं वे क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या नेक्स्ट देखते हैं कि बच्चों में पठन के प्रति रुचि जागृत करने के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त सामग्री का विकास किया जाना चाहिए। बच्चों में पाठन के प्रति रुचि विकसित करने के लिए ऐसी सामग्री का उपयोग करना चाहिए जो पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त हो। पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन सी हो सकती है, सरल हो सकती है, पूरक, जटिल या मूल्यपरक। तो कैसी सामग्री हो सकती है, पूरक सामग्री हो सकती है। पूरक सामग्री होते हैं जो भी किसी भी पाठ का एक टाइप से क्या होता है, सारांश होता है और सरल भाषा में होता है, जिसे बच्चा आसानी से देख के या पढ़ के उस चीज़ को समझ सके। तो ऐसी सामग्री होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर सेकंड है।